दोस्तों नमस्कार। यूपी की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आज घोषित हो गए। आप सब तक ये जानकारी दिन में ही पहुंच गई है कि कहां से किस सीट से कौन जीता है। आज हम इसके पीछे की कहानी पर बात करेंगे और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर बात करेंगे केवल इस वीडियो में। बाकी सीटों के बारे में हम दिन में एक लाइव सेशन कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम अलग से बाकी सीटों का रिव्यू भी करेंगे, लेकिन फिलहाल मुजफ्फरनगर की मीरापुर हॉट सीट पर बात करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर। दोस्तों, आपको पता है मीरापुर में आरएलडी की कैंडिडेट, आरएलडी और बीजेपी की जो संयुक्त प्रत्याशी मिथिलेश पाल रही, वो 30,426 वोटों से जीत गई हैं। उनको कुल 83,852 वोट मिले। सुम्बुल राणा जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट इस सीट पर रही, उनको 53,426 वोट मिले हैं। और आजाद समाज पार्टी ने यहाँ पर जबरदस्त एंट्री शुरू में की थी, हमने बार बार ये बात अपने पुराने वीडियोस में कही भी थी। उनको 22,400 वोट मिले हैं। जाहिद हसन जो यहाँ से आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट रहे, और बहुजन समाज पार्टी की जमानत जब्त हो गई है इस सीट पर। हमने ये अंदेशा जताया था पुराने वीडियो में भी कि बहुजन समाज पार्टी बहुत ही खतरे की स्थिति में सीट पर है। उनके प्रत्याशी शाह नजर को केवल 3,181 मत मिला है। अब ये मत किसका मिला है, इसका एनालिसिस हम बाद के वीडियोस में करेंगे कि ये मुस्लिम वोटों की हिस्सेदारी कितनी है इसमें, और इसमें दलित वोट कितना है। ओवैसी की पार्टी AIMIM, इनके प्रत्याशी अरशद राणा ने 18,867 वोट लिए हैं। खास दिलचस्प बात यह है कि जब ये चुनाव चल रहा था तो तब 18 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर थे, उनकी जनसभा थी। और इनके अलावा अखिलेश यादव की जनसभा होनी थी 16 तारीख में, अखिलेश यादव आ नहीं पाए थे, तो उस दिन वो रोड शो के लिए यहाँ पे आए। जयंत चौधरी जो आरएलडी के चीफ हैं, उन्होंने दिन भर रोड शो किया यहीं पर। चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, वो दिन भर इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं। तो राजेश भाई साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो जीत हुई है मिथिलेश पाल की, इसमें कौन सा फैक्टर ज्यादा प्रभावी रहा जिसकी वजह से इनकी जीत की राह आसान हो गई। और ये बड़ा डिफरेंस है मीरापुर सीट के हिसाब से। 30,000 का डिफरेंस विधानसभा चुनाव में मामूली नहीं होता। हालांकि कुंदरकी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार, 1 लाख से ऊपर का डिफरेंस वहां पे है, लेकिन फिर भी मीरापुर की जीत मायने रखती है। तो आपको क्या लगता है कि इस जीत से क्या संदेश निकलता है? डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि जो पीडीए का फार्मूला था हम्म, अखिलेश यादव जी का, वो रियल में जो फार्मूला था, उस फार्मूले में चुनाव लड़ी है आरएलडी। भाई जब वो पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए का पूरा एकदम पूरा कॉन्सेप्ट आरएलडी के पास था। हम्म, जो प्रत्याशी है जो मिथिलेश पाल, हम्म, ये तो अति पिछड़ा है। हम्म, और इसके पास में आप देखो बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक इनके पास था। हाँ। हमें लगता है कि ये परीक्षा भी थी जयंत चौधरी की, जब बार बार हर चुनाव में ये कहते हैं अखिलेश यादव जी नहीं, मुझे कि लगता है राजेश भाई साहब, पीडीए नहीं था इनके पास, अल्पसंख्यक नहीं था आरएलडी के पास। मेरी फाइंडिंग ये है, मैं भी ग्राउंड पे था, कि अल्पसंख्यकों का जो मत पड़ा है, मुस्लिम वोटर जो है, अल्पसंख्यकों में यहाँ मुस्लिम वोटर ही ज्यादा है। सिख जैन ये तो यहाँ है नहीं, बहुत ना के बराबर है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो मोस्टली मुस्लिम्स हैं। और मुस्लिम्स का जो वोट है, जो ये 50,000 से ज्यादा वोट सुम्बुल राणा को मिला है, 18,000 वोट ओवैसी को चला गया है, शाह नजर के पास भी जितना वोट है, तो वो उसमें मुस्लिम वोटों का हिस्सा है। तो मुझे हम लगता लोग है बैकवर्ड कास्ट का जो कॉम्बिनेशन है बीजेपी का, जिससे वो लगातार हर इलेक्शन में दमदारी से एंट्री मारती है, तो सारी बैकवर्ड कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, और इस इलाके में 2 बड़ी जातियां बैकवर्ड कास्ट में हैं, गुर्जर और जाट, वो बीजेपी के साथ थी। दलित और मुस्लिम नहीं था बीजेपी के साथ। जब 18 तारीख को चुनाव प्रचार बंद होना था, तो जब हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, हमने कहा भी था कि जब ओवीसी आएंगे तो ओवीसी ने कहीं ना कहीं चक्रव्यूह में फंसा दिया। उसमें हम्म, सेफ थे जयंत चौधरी, हम्म, आरएलडी उस चक्रव्यूह में बिल्कुल सेफ थी। हम्म, और चक्रव्यूह में फंसे सपा, हम्म, आसपा हम्म, और बसपा। हम्म, चूंकि ये ऐसी पहली विधानसभा थी उत्तर प्रदेश की, ये तो 9 सीटों में चुनाव था, हम्म, जिसमें अंतिम दिन 4 बड़े रेडर थे हम्म, और चारों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। हम्म, हालांकि जयंत चौधरी इसलिए भी सेफ थे, वो बिल्कुल उन्हें उन्हें पता था कि जितना उन्होंने काम किया उतना लाभ आरएलडी को मिलना था। हम्म, क्योंकि दलित वोट असपा के पास चला गया, हम्म, कुछ वोट जो बचा वो बसपा के पास चला गया। हम्म, जो अल्पसंख्यक वोट था हम्म,
अल्पसंख्यक वोट 3 जगह बैठा। हम्म। आप देखिए कि अगर 18 तारीख को ओवैसी यहाँ रैली ना करते, हम्म। रैली में जिस कदर लोग आए थे, हमें ये लगा कि ये लोग रैली में आए हैं और इतना वोट नहीं पड़ पाएगा। नहीं, हम ये सवाल उठा रहे थे बार बार, हम्म। हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो भीड़ जुटी है ओवैसी की रैली में, चूंकि ओवैसी की जनसभा, जितनी भी जनसभाएं यहाँ पे हुई उनमें तुलनात्मक रूप से सबसे ज्यादा भीड़ ओवैसी की जनसभा में थी। और उसमें 50% से ज्यादा लोगों के सिर पे जालीदार टोपी थी, बिल्कुल यानी मुस्लिम्स का नंबर ज्यादा था बिल्कुल। और यूथ ज्यादा था उसमें। तो हम ये भांपने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त कि क्या ये जो भीड़ है ये वोट में तब्दील हो हाँ, पाएगी। दरअसल ओवैसी के पास बाकी हिंदू कास्ट का वोट तो नहीं था उनके कैंडिडेट टोटल अरशद राणा के टोटल पास, अल्पसंख्यक टोटल मुस्लिम। अल्पसंख्यक हाँ, और मुस्लिम वोट उनके पास बिल्कुल। था। और उसमें एक बड़ा हिस्सा वो ले गए। समाजवादी पार्टी को उसी दिन उन्होंने मुश्किल में डाल दिया जिस दिन वहां पे जनसभा की। और जनसभा भी जहां अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर उतरना था उनके हेलीपैड से सिर्फ 400-500 मीटर की दूरी पे। और उसमें इतनी भीड़ का उमड़ना, किसान आंदोलन के स्टाइल में एकदम नौजवानों का ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे सवार होके आना, बाइक पे बैठ के आना और कारों में सवार होके आना और सनरूफ में बाहर निकल के आना और झंडे लहराना, वो उनका जोश दिखा रहा था कि मुस्लिम्स में एक जबरदस्त उत्साह है पतंग के प्रति। पतंग उनका सिंबल है और लोग कह भी रहे थे कि यहाँ पतंग उड़ेगी। तो अब वो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं कर पाई समाजवादी पार्टी कहीं भी, नहीं, वो डिवीजन नहीं रोक पाई। वो भरपाई इसलिए नहीं होनी थी। हालांकि अखिलेश यादव जी पहले भाप गए थे कि हम्म। 28 तारीख को ओवैसी आएंगे, हम्म। यहाँ रैली करेंगे। और जब उन्हें 16 तारीख में ककरोली गांव में आना था, पूरी हम्म। तैयारियां थी, लोग हम्म। सब आए थे, रैली थी। और वो हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा किसी मत से कि मुझे सरकार ने रोक दिया या प्रशासनिक कोई बीच में आड़े आए, ऐसा कुछ नहीं कहा। कहीं ना कहीं उन्होंने ये सोचा था कि अगर आज रैली कर लेंगे और 28 तारीख को अगर ओबीसी आएंगे तो वो माहौल क्रिएट कर जाएंगे और जो उनका वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कर जाएंगे। यानी लेकिन ओवैसी का प्रभाव कम करने के लिए अखिलेश यादव ने 18 तारीख चुनी जी जी जी। रोड शो के लिए। हाँ, लेकिन उस दिन भी वो चूक होगी अखिलेश यादव जी से। चूक ये होगी कि बड़ी रैली करने में ओवैसी कामयाब हो गए हाँ, और अखिलेश जी जिस लिए वो वहां लोग इकट्ठा थे वो एक ऐसा मैसेज नहीं दे पाए बिल्कुल भी, नहीं, क्योंकि वो मैसेज तो इसलिए नहीं दे पाए कि मौसम ने साथ नहीं दिया। चंद्रशेखर आजाद ने तो ये भी कहा अखिलेश यादव पे टिप्पणी करते हुए कि कुदरत नहीं चाहती कि वो यहाँ आए। तो दिन भर कोहरा रहा और लास्ट के 1 घंटे में अखिलेश यादव आते हैं जोली गांव में, जोली ग्रांट में लैंड करता है उनका हेलीकॉप्टर। हिंडन में लैंड नहीं कर पाता कोहरे की वजह से, ककरौली में लैंड नहीं कर पाता और वो सरसावा में भी लैंड नहीं कर पाते सहारनपुर के, उनको देहरादून में उतरना पड़ता है जोली ग्रांट में। वहां से जोली गांव तक आते हैं बाई कार, बाई रोड, और लास्ट का 1 घंटा मिल पाता है उनको बस। तो 1 घंटे में वो जितना कंसोलिडेशन कर सकते थे मुस्लिम वोटों का उतना उन्होंने किया। और बाकी जब अगले दिन पिस्टल लहरा गया चुनाव के वक्त, जब वोटिंग के वक्त ककरौली गांव में थानेदार की पिस्टल लहराई और उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब उन्होंने मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए पूरा दांव चला, पूरी कोशिश की। और यही वजह है कि सुम्बुल राणा सबसे मेजर चंक ले गई है मुस्लिम वोटर्स का। हालांकि इसमें उनकी जो फैमिली की पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसका भी बड़ा रोल है। कादिर राणा खुद एमएलए रहे, सांसद रहे, शाहनवाज राणा इसी परिवार से एमएलए रहे, इसी परिवार से जो है नूर सलीम राणा विधायक रहे, और इकोनॉमिकली बहुत साउंड है ये फैमिली। तो वो जाना ही था एक बड़ा हिस्सा उनके पास। डॉक्टर साहब वो उस दिन बहुत सारे लोगों ने ये कहा जब अखिलेश यादव जी आए, मतलब हम नहीं कह रहे, लोगों ने सवाल खड़ा किया, लोगों ने कहा कि ओवैसी साहब तो हैदराबाद से आ जाते हैं, हम्म। समय से आ जाते हैं, जैन चौधरी भी दिल्ली से आते हैं। हम्म। तो अगर ये पहले से प्रस्तावित था और मान लिया कि ये हॉट सीट है, हम्म। हमें यहाँ कुछ करना है, तो लोगों का ऐसा आरोप था कि अखिलेश जी चलो उस दिन नहीं आए 16 तारीख में, तो 18 को उस समय से आ सकते थे क्योंकि 9 गांव में रोड शो था। हम्म। उनका ये मानना था कि अगर 9 गांव में अखिलेश यादव रोड शो कर देंगे तो एक माहौल क्रिएट हो जाएगा। हम्म। और हमें लगता है जो 18,000 से ज्यादा वोट ओवैसी के प्रत्याशी अरशद राणा लेकर गए हैं, ये वोट ये सपा का वोट था, निश्चित ये सपा का वोट था। और आप देखिए कि लगातार हम लोग चंद्रशेखर आजाद पे की बात कर रहे थे, चंद्रशेखर आजाद ने तो बहुत मजबूत एंट्री हाँ ली। आप देखिए कि वो दलितों के मीरापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे बड़े नेता के तौर पे उभरे, मेजर चंक उन्होंने ले लिया और बीएसपी के कैंडिडेट को इस लेवल पे समेट दिया कि उनको 3,000 समथिंग वोट मिलते हैं और 3,181 3,181 वोटों पे सिमट गए हाँ। वो, और उसमें उनकी बिरादरी का भी कुछ वोट होगा 1,500। अगर ये मान भी ले कि सारा दलित वोटर है ये, तो तब भी चंद्रशेखर आजाद
दलितों के बड़े नेता के तौर पे मीरापुर तो में राणा उभरे। जी, वो तो जैसे ही अखिलेश यादव जी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो पिस्टल वाला मामला आता है, हाँ तो पिस्टल वाले मामले ने फिर उसके बाद में जो घटना हुई वो फिर एकजुटता ला दी। हाँ, फिर वो, सुम्बुल राणा को जो इतनी वोट मिली है वो कहीं ना कहीं पिस्टल के बाद में जो हाँ एकजुटता आई है ना, वही, अगर वो ना होता तो लगातार हमें लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद तो अल्पसंख्यक मुस्लिम वोटों में नहीं सेंधमारी ये बड़ी करते ये हैं। लड़ाई अगर बदल जाती बाई हम्म, चांस, अगर जिस तरह से अखिलेश यादव और ओवैसी की एंट्री के पहले मेन सीन में चल रहे थे चंद्रशेखर आजाद, उनके कैंडिडेट जाहिद हसन 52 गांव झोजा बिरादरी के हैं, और ये माना जा रहा था कि दलित प्लस मुस्लिम मिलके यहाँ अरेल्डी को चारों खाने चित कर सकता है। अरेल्डी भी चिंतित था इसको लेकर के, लगातार उनकी निगाह बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही ओवैसी की एंट्री होती है और फिर अखिलेश यादव ताकत लगाते हैं, तो पूरा खेल पलट जाता है। दरअसल थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना जरूरी है राजेश भाई साहब। यहाँ जब टिकट वितरण हो रहा था तो सबसे पहले टिकट घोषित कर देते हैं चंद्रशेखर आज, ओवैसी, हाँ, चंद्रशेखर आजाद हम्म, और मायावती, हम्म, तीनों मुस्लिम कैंडिडेट उतार देते हैं। अब अखिलेश यादव की बेचैनी ये है, उनका असमंजस ये है कि वो अगर किसी हिंदू कैंडिडेट को टिकट दें तो ये खतरा है कि मुस्लिम वोटर जो है वो चंद्रशेखर आजाद पे जाके शिफ्ट ना हो जाए, दलित मुस्लिम नहीं, कॉम्बिनेशन वहां ना तो बन जाए। समीकरण समीकरण जबरदस्त था समीकरण ना। जबरदस्त था और वो मीरापुर जो है वो नगीना बन सकता था। हम्म, अब इस डर की वजह से उन्होंने कादिर राणा फैमिली पे दांव खेला, कार्ड खेला, और उसमें महिला कार्ड खेला, सॉफ्ट चेहरे वाला कार्ड खेला। वो चल नहीं पाया, वो अलग बात है। लेकिन अखिलेश यादव, दरअसल ये ऐसी हार है, ये जीत और हार ऐसी है मीरापुर सीट की कि इसमें हर कोई खुश भी होगा अंदर खाने, मुझे लगता है, सबसे और ज्यादा हर कोई परेशान भी होगा। सबसे दो ज्यादा तो चीजें हैं, सबसे ज्यादा चंद्रशेखर आजाद खुश होंगे। नहीं दो चीजें हैं इसमें। इसमें राजेश भाई साहब परेशानी भी है और खुशी भी है। ये जैसे गोलगप्पे खाते हैं ना, खट्टा मीठा पानी हम्म, लेता आदमी, तो ये खट्टा मीठा टाइप का मामला हो गया कुछ। वो कैसे? वो ऐसे कि अखिलेश यादव बहुत खुश होंगे हारने के बाद भी, मुख्य मुकाबले में उन्हीं का कैंडिडेट रहा, हाँ, मेजर चंक उनके कैडर वोट का उन्हीं के पास आ गया। सेकंड नंबर पर रहा भाई मजबूत। एम वाई फैक्टर तो यहाँ पे था नहीं, पर एम यादव फैक्टर को वोट उन्होंने एक एकजुट कर लिया। छोटे से ही उसमें था वाई, तो वाई तो था नहीं यहाँ पे, एक एक गांव में थी बस थोड़ी संख्या। एम ब- को उन्होंने एकजुट किया बड़ी और संख्या में एकजुट मेजर किया। चंक ले गए वो। हम्म, अब अगर ये फ्री छोड़ देते, वो अगर उन्होंने कोई हिंदू कैंडिडेट उतारा होता तो ये मूव कर जाता चंद्रशेखर आजाद की तरफ, और चंद्रशेखर आजाद नगीना रिपीट करके मीरापुर में, और ये मैसेज देते थे कि भाई अखिलेश यादव के पास अब मुस्लिम वोट बैंक में कुछ नहीं है, बहुजन समीकरण हमारे पास है। तो अखिलेश यादव खुश बहुत होंगे आज कि ये नहीं हो पाया, चंद्रशेखर आजाद का कैंडिडेट नहीं जीत पाया, अरेली भले ही जीत गया हो। अब पर डॉक्टर साहब, चंद्रशेखर आजाद की क्या ताकत है इस समय? चंद्रशेखर आजाद क्यों खुश होंगे? उनको लग रहा होगा कि नगीना में भी उन्होंने बीएसपी के कैंडिडेट की जमानत जब्त करवा दी थी, और अब फिर यहाँ बीएसपी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई, और दलितों के वो निर्विवाद रूप से बड़ा इस चेहरा बन इलाके गया। में बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं। युवाओं के साथ उनकी पहचान, उनकी पकड़ बुजुर्गों में भी बनी है, तो वो इसलिए बहुत खुश होंगे। डॉक्टर साहब, आपको याद होगा, हम फ्लैशबैक में जाएंगे, हम्म, जब हम मोरना जाते हैं तो वहाँ दो बुजुर्ग दलित मिलते हैं। एक एक ने बताई, जो हमने पूछा, उनकी एक की उम्र 81 साल के आसपास थी, दूसरों की लगभग 75 साल के आसपास थी। हम्म, तो जब ये आपने सवाल किया उनसे कि आप जब जवान हुए तो आपने पहला वोट किसे दिया, हम्म। तो उन्होंने कहा कि पहला वोट पहले हमने कांग्रेस कांग्रेस को को दिया। दिया, फिर बीएसपी फिर को भी दिया, है ना, फिर कह रहे इधर आ गए। कांग्रेस को दिया, और जब कांशीराम जी आए फिर हम बसपा को देते थे। हम्म। और जब क्या कि अब किसे दोगे, तो उन्होंने कहा कि अब हम देंगे चंद्रशेखर को। खैर, हम खुशी हाँ, की बात कर रहे थे तो चंद्रशेखर के लिए एक खुशी वाली बात हो सकती है। अब बात करते हैं हम बसपा की। बसपा के लिए इसमें ना खुश होने जैसा कुछ निकला और ना दुखी होने जैसा निकला। जमानत जब्त हो गई, 3-3.5 हजार वोट मिला, तो वो क्या ही इस पे कहेंगे और क्या ही सोचेंगे? उनके लिए तो बहुत ही नहीं, संकट वाली बसपा ने स्थिति तो हो गई। चुनाव भी कोई ना लड़ने के बराबर चुनाव लड़ा, उनका कोई निश्चित ध्यान उनके नहीं था, कोई उनके नेता बड़े नहीं नेता आया, कोई कोई आए नहीं। रैली यहाँ पे नहीं हुई। हाँ, अब रही बात, अखिलेश यादव इससे भी खुश नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, पर एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, हाँ, 3131 वोट शाहनजर को मिले हैं, जो बसपा का प्रत्याशी है। हाँ, और हमें लगता है कि यहाँ इतना बड़ा वोट बैंक होने के बाद भी 3131 का मतलब है शाहनजर की बिरादरी की वोट भी मिला होगा, हाँ, मिला होगा ना। हाँ।
तो बसपा का जो परंपरागत वोट है, जो कैडर वोट है, वो कहाँ चला गया? वो तो चंद्रशेखर पे चला नहीं, गया ना, मैं वो कह रहा तो। हूँ कि क्या बिल्कुल प्रासंगिकता नहीं है बिल्कुल मीरापुर हाँ में? नहीं, वो तो, मतलब ये जो जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट ने ये कर दिया वो तो कि भाई क्लियर ही है। उपस्थिति आपकी है हाँ नहीं, तो वो हम नहीं, आपसे वो बात नहीं हाँ करेंगे। वो उनकी उपस्थिति नहीं है, वो तो क्लियर ही हो गया वहाँ तो। लेकिन डॉक्टर साहब, एक एक मानना पड़ेगा, मैंने बहुत सारे, जब जब यहाँ, क्योंकि पहले आरएलडी और सपा गठबंधन में चुनाव लड़ी कई बार, खैर में कई बार आरएलडी जीती है, और यहाँ मीरापुर में भी आरएलडी जीतती थी लगातार। तो एक ये मैसेज था कि हमारी वजह से वहाँ आरएलडी जीतती है। लेकिन इस बार ये तय कर दिया है, जो रिजल्ट आए हैं खैर खैर और गाजियाबाद और मीरापुर के, उन्होंने ये तो कर दिया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधराहट जयंत चौधरी की है। नहीं, वो तो एक निश्चित तौर पे फैक्टर है जयंत चौधरी बड़ा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वो एक अलग बात है कि बयानों में और दावों में कुछ कहते हैं नेता, लेकिन ये तो हमने 2024 में भी देखा कि उसका बड़ा फायदा बीजेपी को मिला। और ये अलग बात है कि उनके गठबंधन के बावजूद मुजफ्फरनगर सीट बीजेपी नहीं निकाल सकी, लेकिन सब जगह फायदा मिला। और ये अगर ये कॉम्बिनेशन ना होता तो शायद मुजफ्फरनगर की भी बीजेपी की हार लाखों में हो सकती थी। दूसरी बात ये कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये अब 2027 तक के लिए मजबूत हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। अब देखना। चूंकि चूंकि अब जो लोग ये अनुमान लगाए बैठे थे, उम्मीद लगाए बैठे थे कि 27 से पहले जयंत चौधरी इस पाले में आ सकते हैं इंडिया गठबंधन के में, और एक स्थिति पलट सकती है, तो इस पे वोटरों की मोहर लग गई है कि भाई जयंत चौधरी अब वहीं रहेंगे। और उनको सेफ साइड भी दिख रहा है ये पूरा, उनको बेनिफिट भी दिख रहा है, और वोटर ने भी उनके मोहर लगा दी इस पे। जिस वोटर में नाराजगी थी इसको लेके, वो तो अल्टीमेटली उन्हीं के पास आ गया ना। वो अल्टीमेटली सारे बातें भूल के, गन्ने का भाव, भुगतान, डीएपी, ये सब भूल भाल के वो आखिर में वहीं पे आ गया उन्हीं मुद्दों पे, और वो वहीं पे खड़ा हो गया उनके साथ मजबूती से। तो ये जयंत चौधरी के लिए खुश होने वाली बात जरूर होगी, लेकिन खट्टा उनके यहाँ भी है। हाँ, उनके लिए एक बात ये जरूर होगी कि जितना इस चुनाव में ये एक नैरेटिव बना है कि मुस्लिम वर्ग के लोगों को वोट डालने से रोका गया, इसने उनको जरूर कुछ परेशान किया होगा, निश्चित तौर पे असहज किया होगा। बड़ा क्योंकि वोट बैंक था उनका चूंकि वो जो उनका एक नाराज है। बड़ा वोट बैंक था जिसके भीतर नाराजगी जरूर है आज। तो ये कुल मिलाकर के जयंत चौधरी की बात है। बीजेपी, लेकिन बीजेपी हर लिहाज से फायदे में रही इस सीट पे। बीजेपी के लिए इस सीट पे दुखी होने वाला, परेशान होने वाला कुछ है नहीं। उनका बटोगे तो कटोगे नारा हिट हो गया यहाँ, सिक्योरिटी वाला नारा हिट हो गया यहाँ, योगी जी का भाषण यहाँ सबको याद रहता है, और वो मनमाफिक रिजल्ट आ जाता है। योगी जी ने तो अल्टीमेटली प्रूव कर दिया ना कि भाई हमने सीटें जीत ली बाई हुक और बाई क्रुक। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है राजेश भाई साहब। अब मुझे लगता है कि अब ये जो सियासत अब इस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेगी, उसमें ये कोलिशन और स्ट्रोंग होगा आरएलडी बीजेपी का, ये बना रहेगा। और बड़ी मुश्किल ये है अब समाजवादी पार्टी के सामने कि वो बीएसपी से हाथ मिलाए या चंद्रशेखर से हाथ मिलाए, क्योंकि अब पश्चिम में बिना किसी से हाथ मिलाए बात बनने वाली है नहीं समाजवादी पार्टी की। एक कॉम्बिनेशन तो आपको बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि खाली मुस्लिम वोट बैंक वो विनिंग सिचुएशन में जब रामपुर और कुंदरकी में नहीं बचा, डॉक्टर साहब, आप बताइए ना। तो मोहर की मैं ये बात करता हूँ कि जिस कुंदरकी को भाजपा 1993 के बाद जीत नहीं पाई, और आज जो रिजल्ट आए हैं, तो कुंदरकी ऐतिहासिक मतों से जीत हुई है। जब हम खैर की बात करते हैं, खैर में भी ऐतिहासिक जीत हुई है रालोद बीजेपी प्रत्याशी की। जब गाजियाबाद की बात करते हैं, तो गाजियाबाद में इतना कम मतदान होने के बाद भी ऐतिहासिक जीत हुई है। तो इसने ये मोहर लगा दी कि अगर आरएलडी प्रमुख के साथ यहाँ गठबंधन है आरएलडी के साथ में, तो ये तो मैसेज दे दिया 2027 के लिए कि ये अगर ये दोनों दल साथ रहेंगे तो यहाँ बहुत मजबूत स्थिति है। जो आपने कहा कि अखिलेश यादव को यहाँ मुस्लिमों के अलावा उनके पास कौन सा ऑप्शन है जो 2027 में इस भूमि पर आके अपना कुछ करिश्मा कर सके। तो इसके लिए तो अब इसके लिए है कि बसपा से तो हाथ नहीं मिला सकते, हालांकि पहले मिलाया भी है, पहले बुआ भतीजे का भी एक गठबंधन रहा है। हाँ, ये है कि अगर चंद्रशेखर एक या, विकल्प चुनना पड़ेगा अखिलेश यादव जी को, या तो बसपा या चंद्रशेखर। पर खतरा तो उन्हें उनसे भी है। भाई नगीना में जब जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो चंद्रशेखर को उन्होंने पहले आश्वासन दिया
कि भाई आप हमारे गठबंधन में शामिल रहेंगे। और जब समय आया वो इंतजार करते रहे चंद्रशेखर, एकाएक आपने अपना प्रत्याशी वहां उतार दिया, चंद्रशेखर अकेले मैदान में पड़े रहे, तो वो कहीं ना कहीं तो गुस्सा चंद्रशेखर को है। अब तो ये तो तो ये ये तो तो खैर भाई ये तो साहब, ये जो देशकाल अहम है, अहम तो परिस्थितियों हटाना पड़ेगा। देशकाल परिस्थितियों के हिसाब से नेता गठबंधन बदलते रहते हैं। जो आज इस पाले में है कल उस पाले में जाते थे परसों, और आने वाले कल में फिर इस पाले में हो सकते हैं। तो ये तो सियासत में उलटफेर चलता हाँ, रहता है। हालांकि राणा जी ऐसा है कि सियासत का खेल अजूबा है, पता नहीं कब कौन सा समीकरण कहाँ बन जाए। 2027 में चूंकि अखिलेश यादव भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो विरासत उनकी लंबी है और वो कुछ भी करिश्मा कर सकते हैं। 27 के अभी समय बाकी है। समय है, क्योंकि आसान अभी नहीं 5 महीने होगा। पहले की बात करें तो पश्चिम में उन्होंने भाई, पश्चिम में आप देखो कि सहारनपुर सीट भी जीत जाते हैं, वो कैराना भी जीतते हैं, वो मुजफ्फरनगर भी जीत जाते हैं। हम्म, तो 27 का है, हो सके समीकरण भाई, बड़े नेता हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। और निश्चित तौर पे। हाँ, और इसलिए वो हार के भी इसलिए जीत गए होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि मेरा वोट लेकिन बैंक मेरे साथ है। ये चुनाव कुछ बड़े सवाल जरूर खड़े कर गया, जैसे कुंदरकी की हार, रामपुर मॉडल, कुंदरकी की हार, और मीरापुर में इम्प्लीमेंटेशन, ये सवाल जरूर खड़े किए इस चुनाव ने। ककरौली की घटना मामूली घटना नहीं है, जोली की सीकरी और घटना। जोली की घटनाएं मामूली घटनाएं नहीं है। अगर इनमें सत्यता है, ये तो बाकी वोटिंग टर्नआउट रिपोर्ट आई उससे कुछ आभास हुआ। अब बूथवार किस पार्टी के प्रत्याशी को कितने वोट किस गांव में किस बूथ पे मिले, जब इसका विश्लेषण होगा तो ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या मुस्लिमों को वोट नहीं डालने दिया गया। कुंदरकी के तो रिजल्ट को अगर लेके तो जरूर अगर सवाल उठेंगे। अगर मीरापुर में भी वोट नहीं डालने दिया गया मुसलमानों को, इस बात में सत्यता है और ये साबित हो जाती है, या ये नैरेटिव लोगों के दिमाग में छा जाता है, बैठ जाता है, तो ये बड़ा खतरनाक संकेत होगा और ये बड़ा सवाल होगा। इसकी जांच, इसका परीक्षण और इसकी सत्यता सामने आना अभी बाकी है। खाली कुछ विजुअल्स जरूर आए हैं, कुछ फुटेज जरूर आए हैं, लेकिन सत्य और भी गहरा होगा और भी इसके पीछे कुछ कहानी किस्से होंगे। तो देखो दोस्तों, डॉक्टर साहब, जीत तो अलग बात है, लेकिन जो सवाल खड़े हुए हैं उसका जवाब बहुत लाजमी जरूरी है। है। तो जवाब, क्या जवाब है आप बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। आपकी राय बहुत वैल्यूएबल होती है। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मित्रों के साथ शेयर करते हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। जल्द फिर होगी मुलाकात एक नए वीडियो के साथ, हम फिर हाजिर होंगे।